नमस्कार कृषि छात्रों, मैं भूपेंद्र कुमार उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, जो जेट का एग्ज़ाम है वो 2 जून को घोषित किया गया है। तो उसी को जेट के एग्ज़ाम को आपके बेस्ट प्रिपेयर करने के लिए जो है रोजाना उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल चैनल पर जो है ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन एमसीक्यूज सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप जो है ऑनलाइन एमसीक्यू सोल्व करने के लिए उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की औसत दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी होती है। दुग्ध उपलब्धता मतलब मिल्क अवेलेबिलिटी। भारत की जितनी दुग्ध उपलब्धता है अपने यहाँ 444 ग्राम प्रति व्यक्ति की 444 ग्राम प्रति व्यक्ति की दुग्ध उपलब्धता अपने भारत की है। उसके बाद अगर बात करें राजस्थान की, अगर राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की बात करें तो 1158 ग्राम प्रति व्यक्ति 1158 ग्राम राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है। अगर अपन राजस्थान में बात करें, यानी राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है सर्वाधिक दुग्ध उपलब्धता है, मतलब मिल्क अवेलेबिलिटी राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक है, तो बात करें जैसलमेर। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसकी जो है दुग्ध उपलब्धता राजस्थान में सर्वाधिक है। और अगर दुग्ध की बात करें, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन अपने जयपुर जिले में होता है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अच्छा, की विलेज स्कीम यानी कि मूल ग्राम योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के बीच में स्टार्ट हुई थी। तत्कालीन जो भारत देश के प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और अपने राजस्थान में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो नागौर जिले से हुई थी। राजस्थान में जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नागौर जिले से हुई थी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो लगभग 1951 से 1956 में शुरू की गई थी। और जो की विलेज स्कीम स्टार्ट की गई थी वो लगभग 1951 में स्टार्ट की गई थी। तो अपना जो आंसर आता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई, तो जो पंचवर्षीय योजना थी उस टाइम प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। तो इसका अपना आंसर है ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। गौशाला विकास बोर्ड, तो जो गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी वो अपने यहाँ 1949 में मेरठ में की गई थी। मेरठ यूपी में गौशाला विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1949। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब और कहाँ की गई। अगर प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की बात की जाए तो जो प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म है वो इलाहाबाद में स्थापित किया गया था 1889 में, यानी कि 1889 में प्रथम मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना इलाहाबाद में की गई। पशुधन विकास की इंडो डेनिश योजना सर्वप्रथम कहां चलाई गई। पशुधन विकास की इंडो डेनिश योजना सर्वप्रथम कहां चलाई गई, यानी कि मतलब लाइव स्टॉक पशुधन विकास के लिए जो है कुछ योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जैसे इंडो डेनिश योजना, इंडो जर्मन योजना, इंडो स्विस योजना, इनका विकास किया गया था, इनको चलाया गया था। तो जो अपने पास इंडो डेनिश योजना थी इसकी शुरुआत कहां से की गई और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य था पशु की नस्लों का विकास करना, उनका अच्छा उत्पादन करना, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो पर्टिकुलर किसी नस्ल के लिए जो है इन योजनाओं का नाम दिया गया इंडो डेनिश योजना। इंडो डेनिश योजना जो थी गाय की रेड डेन नस्ल के लिए, गाय की रेड डेन नस्ल के विकास हेतु कर्नाटक में शुरू की गई थी। तो यहां देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन है केरल, सेकंड है अल्मोड़ा, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है हिसार हरियाणा। तो अपना जो राइट आंसर है यहां पर कर्नाटक। इंडो डेनिश योजना की शुरुआत जो है कर्नाटक में की गई थी। अगला जो प्रश्न है अपना,
निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। इधर दे रखा है पशुधन विकास की परियोजनाएं और उधर दे रखा है सर्वप्रथम शुरुआती राज्य, यानी कि कौन सी पशुधन विकास परियोजना का शुभारंभ कौन से राज्य से किया गया था। तो पहला आता है अपने पास इंडो स्विस। तो इंडो स्विस की बात की जाए तो जो इंडो स्विस परियोजना की शुरुआत की गई थी वो केरल से की गई थी। इंडो स्विस परियोजना की शुरुआत केरल से की गई थी। तो केरल हम देखते हैं जो इसमें कहां पर आता है, केरल आता है फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ अपने पास में ए में आता है केवल ये वाला ए फोर्थ, और किसी भी ऑप्शन में जो है अपने को ए सेकंड तो ये नहीं हो सकता, ए फर्स्ट नहीं हो सकता, ए थर्ड नहीं हो सकता, तो ए फोर्थ आ रहा है यहाँ। उसके बाद देखिए इंडो जर्मन परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो हिमाचल प्रदेश से की गई थी, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलियन परियोजना की जो शुरुआत की गई थी वो हिसार हरियाणा से की गई थी। उसके बाद डेनिस, अभी अपने पिछले क्वेश्चन में बात की थी डेनिस की, कि इसका जो परियोजना का शुभारंभ किया गया था वो कर्नाटक से किया गया था और रेड डेन गाय की नस्ल के विकास के लिए किया गया था। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर है इसका ए फोर, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी थर्ड, ये वाला राइट ऑप्शन है इसका। अगले प्रश्न देखते हैं। काकरेज गाय की नस्ल का उद्गम स्थान कौन सा है। काकरेज जो कि गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल है, इसका उद्गम स्थान कौन सा स्टेट है। तो देखते हैं, पहला सिंध पाकिस्तान। अगर सिंध पाकिस्तान की बात करें, सिंध पाकिस्तान की बात करें तो रेड सिंधी जो गाय है उसका उत्पत्ति स्थान कराची व हैदराबाद पाकिस्तान का जो प्रांत है वहां पर इसका उत्पत्ति स्थान है। रोहतक हरियाणा की बात करें, रोहतक हरियाणा के जो हरियाणवी गाय की नस्ल है, हरियाणवी गाय की नस्ल जो है वो भी रोहतक हरियाणा की है। उसके बाद बात करें मैसूर कर्नाटक, तो मैसूर कर्नाटक में बात करें अपन गाय की नस्ल की, तो गाय की एक नस्ल आती है अमृत महल। ये जो नस्ल का उत्पत्ति स्थान है मैसूर कर्नाटक है। उसके बाद काकरेज की बात करें तो अपने पास चौथा ऑप्शन आता है बड़ौदा गुजरात, यानी कंक तहसील जिला बनासकांठा, गुजरात का जो उत्पत्ति स्थान है वो काकरेज नस्ल का है। तो यहां से हमारा इसका राइट आंसर है बड़ौदा गुजरात। काकरेज का उत्पत्ति स्थल कौन सा था अपने पास, बड़ौदा गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड उनमें क्लासिफिकेशन जो है गाय भैंस हो भेड़ बकरी आदि का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो है बहुत बार सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी नस्ल आपकी द्विप्रयोजनी है, कौन सी दूध के लिए पाली जाती है और कौन सी नस्ल जो मतलब कार्य के लिए पाली जाती है। तो अपन इसमें गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल पूछा गया है अपन से, क्योंकि यहाँ जो सभी नस्लें हैं वो गाय की नस्लें हैं। तो इसमें से देखते हैं अपन ड्यूअल पर्पज ब्रीड। अगर बात करें मिल्किंग के लिए भी, यानी दुग्ध प्रयोजनी नस्लें, दुग्ध के लिए बात करें तो गाय की नस्लें आती है अपने पास साहिवाल, गिर, राठी, रेड सिंधी, उसके बाद देवनी। तो इसमें से अपन जो देख सकते हैं देवनी गाय की नस्लें, तो ये तो दुधारू नस्लें, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता इसका। उसके बाद बात करते हैं अपन ड्यूअल पर्पज ब्रीड की। ड्यूअल पर्पज आती है अपने पास थार पारकर नस्ल आती है, काकरेज आती है, हरियाणवी आती है, मेवाती आती है, हल्लीकर जो नस्ल आती है अपने पास बारवाई नस्ल आती है। उसके बाद अंगोल आती है। तो ये जो नस्लें गाय की द्विप्रयोजनी नस्लें सारी, तो यहां से अगर इसमें अपने पास कोई मैच हो रहा है तो वो है अंगोल नस्ल। उसके बाद इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो है अंगोल।
अगर बात करें हल्लीकर नस्ल और मालवी नस्ल की, तो ये दोनों गाय की जो नस्लें हैं वो भारवाही नस्लें हैं। भारवाही यानी कृषि कार्यों के लिए इनको प्रयोग किया जाता है। तो यहां से जो हमारा सही आंसर है इसका अंगोल। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं अपन, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अनुसंधान रिसर्च संस्थान, जो भी जितने भी आपके एग्रीकल्चर संबंधी रिसर्च संस्थान हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें अपन से पूछा जा रहा है भैंस अनुसंधान संस्थान, इसको बोलते हैं अपन CIRB, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन बफेलो, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। अगर इसी के साथ बात करें अपन, जो घोड़े का अनुसंधान संस्थान है अपने पास, वो भी हिसार हरियाणा में ही आता है। करनाल, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन करनाल। करनाल में जो है अपने पास NDRI है, NDRI, और जो इसकी स्थापना हुई थी NDRI की करनाल हरियाणा में, वो हुई थी 1955। वल्लभ नगर, अगर राजस्थान में बात की जाए, राजस्थान में जो भैंस नस्ल का सुधार प्रजनन केंद्र है वो कहाँ स्थित है? वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहाँ पड़ता है अपने पास? उदयपुर। उदयपुर में जो है अपने पास वल्लभ नगर पड़ता है। यहाँ पर राजस्थान में भैंस नस्ल का सुधार प्रजनन केंद्र स्थित है वल्लभ नगर। हिसार अपन ने बात की अभी, जो भैंस का अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा। अलवर अलवर की बात करें तो अलवर जो है सुअर या फिर सुकर जिसको बोलते हैं, सुकर विकास केंद्र जो स्थित है अपने पास, वो अलवर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से सही सुमेलित हैं, केवल अपन को सही स्टेटमेंट छांटना है इनमें से। फाइंड द राइट स्टेटमेंट, केवल सही, राइट कौन सा है ये छांटना है अपने को। बकरी, और इधर दे रहा है मांस का प्रकार, कि बकरी के मांस को मटन कहा जाता है, क्या स्टेटमेंट राइट है? जी नहीं, मटन जो कहा जाता है वो भेड़ के मांस को कहा जाता है, तो अपना पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद भेड़, क्या भेड़ के मांस को चेवन कहा जाता है? ये भी जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है अपने पास, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद मुर्गी, मुर्गी के मांस को पोर्क, जी नहीं, मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। पोर्क तो अपन सुअर के मांस को बोलते हैं। उसके बाद बात करी जाए अगर गाय, क्या गाय के मांस को बीफ कहा जाता है? हाँ, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है अपने पास कि गाय के मांस को जो है बीफ कहा जाता है। अगर बकरी के मांस की बात करें तो बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन, और भेड़ के मांस की बात करें तो भेड़ के मांस को कहा जाता है मटन। मुर्गी के मांस को मैंने आपको बताया, मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन, चिकन। और जो अपने पास यहाँ सही सुमेलित ऑप्शन है केवल डी, तो इसका राइट आंसर अपन ने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अच्छा, अगला प्रश्न पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो है उपज कैरियर संस्थान के द्वारा 11th-12th के हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी इच्छुक हो तो उपज कैरियर संस्थान के ऑफिस में आकर एक बार डेमो क्लासेज ले सकता है। यहाँ क्लासेज में बैठकर फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाने का एक्सपीरियंस देख सकता है कि किस तरह फैकल्टी के द्वारा आपको एजुकेशन का ज्ञान दिया जाता है, किस तरह आपको सिखाया जाता है। इसके लिए आप जो है उपज कैरियर संस्थान के हेल्पलाइन नंबर या ऑफिस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। 7 मई से जो है अपना बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप एक बार आए और डेमो क्लासेस ले, देखें किस तरह से जो है उपज संस्थान के द्वारा अच्छे तरीके से आपको स्टडीज करवाई जा रही हैं। तो एक बार जरूर पधारें उपज कैरियर संस्थान, नियर बाई केशुपुरा सर्किल। 7 मई से जो है 11th-12th के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित, ये वाला प्रश्न हो गया अपना। सुअरी में मध्यकाल की अवधि होती है, यानी मध्यकाल कितने टाइम का होता है सुअर में? तो सुअरी में जो मध्यकाल की अवधि होती है वो होती है लगभग 4 से 6 दिन। 4 से 6 दिन किसमें होता है? सुअर में मध्यकाल। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, रानीखेत बीमारी का संक्रमण किससे होता है? रानीखेत बीमारी जो है पोल्ट्री यानी मुर्गियों से संबंधित होती है। तो इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? संक्रमण फैलाने के लिए अपने पास होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जो है प्रोटोजोआ। तो अगर बात करें रानीखेत बीमारी की मुर्गियों में,
तो रानीखेत बीमारी जो है मुर्गियों में वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। और अगर डिजीज की बात करें कि वायरस के द्वारा मुर्गियों में और कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाती है, तो अपन बात कर सकते हैं मेरेक्स, चेचक, गंबोरा। ये जो सारी बीमारियां हैं वो मुर्गियों से संबंधित है और जो है वायरस के द्वारा फैलाई जाती है। उसके बाद अगर जीवाणु से बात करें तो जीवाणु से जो है मुर्गियों में कोलेरा या जिसको बोलते हैं टीबी, उसके बाद पोलोरम, ये जो दोनों बीमारियां हैं वो मुर्गियों में जीवाणु के द्वारा फैलाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है। तो विटामिन ए की बात करें अपन तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है कैरोटीन या रेटिनोल। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरोल। कैल्सी से अपन बात कर सकते हैं इसमें कैल्शियम, कैल्शियम की जगह यानी कैल्शियम की कमी होने पर जो है विटामिन डी का सोर्स भी लिया जा सकता है। उसके बाद विटामिन बी12 की बात करें तो इसको बोला जाता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। तो जैसा कि इसके नाम में आ रहा है कोबालामाइन, तो कोबाल्ट का जो स्रोत होता है वो होता है विटामिन बी12। अगर इनकी कमी से रोग की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, या जीरोफ्थेल्मिया, उसके बाद विटामिन सी से बात की जाए तो विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी की बात की जाए तो विटामिन डी से होता है रिकेट्स। और यहां से जो हमारा इसका सही आंसर है वो है विटामिन बी12। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरिनो बेड का उद्गम स्थान है। मेरिनो जो है बेड की नस्लें और जो है विश्व की सबसे जो फाइन कारपेट प्रकार की ऊन प्राप्त होती है यानी सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है वो मेरिनो बेड से होती है। बहुत ही महीन उत्पादक ऊन की नस्लें, मतलब सबसे अच्छे प्रकार की जो ऊन होती है वो मेरिनो बेड से प्राप्त होती है। तो इसका उत्पत्ति स्थान अपने यहाँ कहाँ पर है? अगर बात की जाए इसके उत्पत्ति स्थान की तो मेरिनो जो नस्ल होती है वो फ्रांस की होती है। इसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस आता है, फ्रांस जो है अपना मेरिनो की अगर बात की जाए तो इसका उत्पत्ति स्थान आता है स्पेन की होती है ये नस्ल, इसका उद्गम स्थान स्पेन है। उसके बाद अगर फ्रांस की बात की जाए, फ्रांस जो है एक बकरी की नस्ल आती है अपने पास अल्पाइन बकरी, इसका उत्पत्ति स्थान जो है फ्रांस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट बोर्ड स्थित है, यानी कि NDDB, शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं अपन NDDB। कहाँ स्थित है NDDB भैया? NDDB अपने पास स्थित है आनंद, गुजरात। और आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो अपन ने NDRI की स्थापना देखी थी। जो NDRI की स्थापना थी अपने पास वो 1955 में हुई थी। और अगर NDDB की बात की जाए तो NDDB की स्थापना अपने हुई थी 1965। और कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात। तो देखते हैं इसमें आनंद गुजरात, ए ऑप्शन राइट। उसके बाद अहमदाबाद में एग्रीकल्चर संबंधित कोई इतना खास संस्थान स्थित नहीं है। उसके बाद करनाल की बात की जाए तो करनाल में अपने यहाँ से NDRI स्थित है। पुणे की बात की जाए तो ग्रेप्स
यानी कि आपके हॉर्टिकल्चर से एक संस्थान स्थित है पुणे महाराष्ट्र। ग्रेप्स का, अंगूर का अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। रानीखेत रोग से प्रभावित होते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने बात की थी, रानीखेत मुर्गियों का एक भयानक रोग होता है जो एपीएमवी वायरस यानी एवियन पैरामिक्सिको टाइप 1 वायरस से वो फैलता है। APMV1 एवियन पैरामिक्सो टाइप 1 वायरस जो होता है, इससे मुर्गियों में यह बीमारी फैलती है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है रानीखेत रोग किसका होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं अपन। मछलियों का ये रोग नहीं है। कुक्कुट में हाँ अपन मुर्गियाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ से इसका राइट आंसर है अपने पास कुक्कुट। सुअर का नहीं है, गो पशुओं का नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ से अपना राइट हो जाता है। पशुओं में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर जो है गाय भैंसों में होने वाला एक प्रमुख रोग होता है। तो दुग्ध ज्वर एक उपापचय रोग है, यानी कि पोषक तत्वों की कमी से होने वाला रोग है। तो जो मिल्क फीवर होता है गाय भैंसों में, वो होता है कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से, और जो कैल्शियम की कमी को बोला जाता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा बात की जाए अगर कि जो पशुओं में कैल्शियम की कमी क्यों हो जाती है, तो पशु ब्याने के बाद जो उसका प्रथम दूध होता है उसको कीस बोला जाता है। उसमें दूध से, नॉर्मल दूध से जो है 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम स्रावित होता है, जिसके कारण पशुओं में अचानक कैल्शियम बाहर निकलने के कारण इनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। और कब होता है? पशु के ब्याने के बाद कीस प्राप्त होती है। तो इसलिए पशु के ब्याने के बाद कीस की कमी, मतलब पशु के शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसका जो अन्य नाम दिया जाता है वो काविंग पैरालाइसिस भी इसे बोला जाता है। काविंग पैरालाइसिस। काविंग पैरालाइसिस यह एक उपापचय रोग है, क्योंकि कैल्शियम न्यूट्रिएंट की कमी के हो रहा है। उसके बाद कैल्शियम की कमी को क्या बोला जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। उसके बाद अगर मिल्क फीवर की बात की जाए, जो है मिल्क फीवर, इसका यह रोग होने पर क्या किया जाए, मतलब इसमें मिल्क फीवर की कमी होने पर कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है 500 mg का। 500 ग्राम जो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जाता है। तो ये मिल्क फीवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अपने पास। उसके बाद मैग्नीशियम की बात की जाए, तो मैग्नीशियम से जो रोग होता है वो होता है ग्रास टिटेनी। ग्रास टिटेनी। फास्फोरस से बात की जाए तो फास्फोरस से होता है पिका, या इसको बोला जाता है पाइका, यानी कि अवांछनीय हड्डियों को चबाना या फिर कूड़े करकट को खाना। पशु में इस रोग के फास्फोरस की कमी के लक्षण होते हैं। कैल्शियम से अपन ने बात की अभी। कैल्शियम से होता है अपने पास मिल्क फीवर। उसके बाद पोटाश जनित अपने पास कोई रोग नहीं होता। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल नहीं है, मतलब भैंस की कौन सी नस्ल निम्न ऑप्शन में अपने पास से नहीं है? तो देखते हैं, पहला सुरती। सुरती जो है भैंस की नस्ल होती है, और सूरत जिला गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान होता है। अगर इसकी मतलब मेन विशेषता की बात की जाए तो दरातीनुमा सींग इसकी मुख्य विशेषता होती है। दरातीनुमा सींग मुख्य विशेषता होती है इसकी। मेहसाना की बात की जाए तो मेहसाना जिला गुजरात इसका उत्पत्ति स्थान है। यह भी भैंस की नस्ल है। भैंस की संकर नस्लें जो है मुर्रा व सुरती के क्रॉस से विकसित की गई। मुर्रा व सुरती के क्रॉस से विकसित की गई। उसके बाद अगर बात करें नागपुरी, भैंस की सबसे हल्की नस्ल है नागपुर महाराष्ट्र की, इसे बोला जाता है इलिचपुरी। इसका दूसरा जो नाम होता है अपने पास इलिचपुरी भी बोला जाता है इसको। और अगर इसकी बात की जाए मुख्य विशेषता की, तो इसकी मुख्य विशेषता है अपने पास तलवारनुमा सींग। तलवारनुमा सींग इसकी मुख्य विशेषता होती है। रेड डेन की बात की जाए तो रेड डेन जो नस्ल होती है वो गाय की नस्ल होती है, और जो इसका उत्पत्ति स्थान है, वो आपको पता होगा डेनमार्क।
डेनमार्क गाय की विदेशी नस्लें, और रेड डेन का जो उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, तो रेड डेन भैंस की नस्ल नहीं है अपने पास। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। और गाय की कौन सी नस्ल? विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल है गाय की, और इसका उत्पत्ति स्थान है डेनमार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? यानी दूध में जो है अपेक्षित घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अपेक्षित घनत्व का जो मापन किया जाता है वो लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। और जो अपेक्षित घनत्व से पता चलता है दूध में पानी प्लस सेप डेटा दूध की मिलावट का पता चलता है। पानी प्लस सेप डेटा दूध की मिलावट का पता अपेक्षित घनत्व से पता चलता है। अगर बात की जाए ब्यूटायरोमीटर से जो है दूध का वसा प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षित घनत्व, थर्मामीटर से जो है थर्म का मतलब होता है तापमान, यानी तापमान मापन किससे किया जाता है? थर्मामीटर से। उसके बाद हाइड्रोमीटर से जो है द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व। अच्छा, लैक्टोमीटर के बारे में और बात की जाए तो लैक्टोमीटर में जो रीडिंग होती है 0 से 40 निशान या रीडिंग होती है, इनमें 0 से 40 की रीडिंग होती है। उसके बाद अगर लैक्टोमीटर मान की बात की जाए तो गाय भैंसों का जो दूध का लैक्टोमीटर मान होता है वो लैक्टोमीटर मान होता है 28 से 32। ये लैक्टोमीटर रीडिंग होती है इनकी गाय भैंस के दूध की। अगर अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो इनका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, CLR 1 प्लस CLR अपॉन 1000। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो इसमें अपन देख सकते हैं जो दूध का अपेक्षित घनत्व का मान होता है, अगर इनका मान यहाँ रखने पर पता चलेगा अपने को कि इनका जो अपेक्षित घनत्व होता है वो 1.028 से 1.032 इनका अपेक्षित घनत्व होता है। इनका अपेक्षित घनत्व होता है। आज की प्रश्नोत्तरी जो है यही समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उपज के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।